हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइपरबोला के बारे में। और हाइपरबोला से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम क्यों ना हो और चाहे वो आपका इंटरमीडिएट का एग्जाम हो, इससे क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं। मैंने देखा है अधिकतर स्टूडेंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफी प्रॉब्लम होती है, उनको ये काफी टफ लगता है। मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हाइपरबोला। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको जानना होगा कि आखिरकार हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या होती है, उसका शेप कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट P है जो कि एक मूविंग पॉइंट है, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट लिया है मैंने S, ठीक है। S क्या है मेरा? ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। और एक ये मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, इस लाइन को मैं एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन कहूं या फिक्स्ड लाइन, क्योंकि मैंने इसका डेफिनेशन में यूज किया है। तो आपका जो अति परवलय होता है वो ऐसे बिंदु या बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु, आपका S जो पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट है, जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी का अनुपात उसी बिंदु की एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा से लंबवत दूरी का जो अनुपात है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, उत्केंद्रता अति परवलय की। और इसके बारे में आगे बात करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है कि द हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट या हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट so that the ratio of its distance from a fixed point to that from a fixed straight line always remain constant। कहने का मतलब इनका यही था, इनको रेशियो लेना था डिस्टेंसेस का फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैंने भी वही किया, मैंने एक पॉइंट ये लिया, एक फिक्स पॉइंट लिया और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन ली। तो इनका कहने का मतलब ये हो गया कि ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो PS है फिक्स पॉइंट से उस पॉइंट की या मूविंग पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसका रेशियो लेना है। किस चीज से? आपका उस पॉइंट का उस स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर लेंथ लेनी है या लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर लेना है। तो दैट इज PS अपॉन PM जो है हमेशा ही आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और एक चीज और, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम ई से और कहते क्या है इसको? इसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। हम बात कर रहे हैं हाइपरबोला की, तो हाइपरबोला के केस में ई की एक निश्चित वैल्यू होती है, वो क्या है? इनका कहने का मतलब ये होता है कि ई जो है इस केस में हमेशा ही 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि आपका इलिप्स था, इलिप्स के केस में ई की वैल्यू हमेशा ही लेस देन 1 थी। इस तरह से मैंने आपको लिखाया था, ठीक है। तो ये था आपका इलिप्स के केस में और ये है आपके हाइपरबोला के केस में। हाइपरबोला के केस में ई आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। ये आपको याद करने की जरूरत है, इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अब हम इसमें आगे बात करते हैं अपने हाइपरबोला की दूसरी डेफिनेशन के बारे में। अब तक हमने एक डेफिनेशन को पढ़ा, अब बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की। तो दूसरी डेफिनेशन जैसा कि मैंने लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन कहती है कि द हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट so that the difference of its distances from two fixed point always remain constant। कहने का क्या मतलब है? अब तक पहली डेफिनेशन में हमने बात की थी सिर्फ एक फिक्स पॉइंट की, लेकिन अब हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 फिक्स पॉइंट हैं। तो इन्होंने कहा जो मूविंग पॉइंट है, ऑब्वियसली जैसे एक पहली वाली में था वैसे ही एक मूविंग पॉइंट जो हमने दूसरी डेफिनेशन में भी कंसीडर कर रखा है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक मूविंग पॉइंट ये है और S1 और S2 आपके फिक्स पॉइंट हैं, तो आपको P1 S1 और P1 S2 की जो डिस्टेंसेस हैं उनका डिफरेंस देखना है। वो डिफरेंस आपका थ्रू आउट द कर्व जो है कांस्टेंट रहेगा।
चाहे आप यहाँ पर पॉइंट लें इस कर्व पर, चाहे आप इस पर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करें, तब भी आपकी जो वैल्यू होगी डिफरेंस की वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। तो इस डेफिनेशन का कहने का मतलब ये हुआ कि P1 S1, मैं यहाँ पर डिफरेंस का साइन यूज कर रहा हूं, ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, याद रखना, डिफरेंस का साइन यूज कर रहा हूं। और इसका एक पर्टिकुलर नेम है जिसके हम आगे जाके बात करेंगे। फिलहाल इसको डेफिनेशन के तौर पे समझ रहे हैं तो आप इसको एज अ डेफिनेशन कंसीडर कीजिए। कहने का मतलब P1 और S1 जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस लेना है आपको P1 S2 के साथ में, P1 S2 के साथ, ठीक है। इक्वल होगा किस चीज के, अगर आप पॉइंट यहां पर कंसीडर करते हैं तो P2 S2, P2 S2, फिर से वही डिफरेंस का साइन यूज करना है आपको P2 S1, ठीक है। और ये हमेशा ही आपका कांस्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ये डिस्टेंस कंसीडर कीजिए, चाहे आप ये कंसीडर कीजिए, आपके थ्रू आउट द कर्व इसको कांस्टेंट रहना है, ऐसा कहती है हमारी दूसरी डेफिनेशन। और ये कांस्टेंट एक वैल्यू होती है, वो किसके इक्वल होती है, चलिए मैं यहाँ पर लिख ही देता हूं, उसको कहते हैं 2a। अब ये 2a क्या है, अब तक मैंने आपको a से इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, तो मैं इसको 2a लिख जरूर रहा हूं, लेकिन इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि a अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप दो डेफिनेशन देख सकते हैं। पहली डेफिनेशन में एक फिक्स पॉइंट था S और एक स्ट्रेट लाइन M थी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे एक कोई पॉइंट मैंने M कंसीडर किया था, तो वहां से मैंने रेशियो लिया था PS/PM और इक्वल था किस चीज के, E के। और जनरली आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि PS इक्वल है EPM, ठीक है। इसको इस तरह से लिखकर उसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी डेफिनेशन ये रही, तो इसमें क्या है कि इसमें आपके पास फिक्स पॉइंट जो है एक ना होकर दो फिक्स पॉइंट है, और उसी फिक्स पॉइंट से एक मूविंग पॉइंट की दोनों फिक्स पॉइंट से एक मूविंग पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस लेना है, और थ्रू आउट द कर्व वो कांस्टेंट रहेगा। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन और इसकी बेसिक डेफिनेशंस। अब बात करेंगे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस के बारे में और समझेंगे उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, और देखते हैं क्या रहेगा हमारा डायग्राम हाइपरबोला का। अब हम इसमें आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला के बारे में। देखते हैं क्या है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। दो होती हैं, फिलहाल इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं अपनी पहली, x² माइनस y² = 1, ठीक है। एक चीज इसमें आप नोट कीजिएगा कि जो क्वांटिटी पॉजिटिव है, ठीक है, जो क्वांटिटी पॉजिटिव है वही आपकी एक्सिस ऑफ हाइपरबोला होगी। अभी हमने इस इक्वेशन को लिखा, इस इक्वेशन में आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि x² माइनस y² = 1 है। कहने का मतलब ये वाली क्वांटिटी x के साथ वाली पॉजिटिव है और y के साथ वाली नेगेटिव है। तो इस टाइप का जो भी हाइपरबोला होगा आपका, उसका शेप इस टाइप से बनेगा। एक हाइपरबोला और होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला, मतलब इसी के कॉन्जुगेट हो, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब आप समझते ही हैं, तो उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको उसकी इक्वेशन से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं मैं। यहाँ पर x पॉजिटिव है, यहाँ पर y नेगेटिव है, इसका मैं उल्टा कर दूं कि y² माइनस x² = 1, ठीक है। तो ये भी एक हाइपरबोला है, बट क्या कहेंगे हम इसको, इसके रेस्पेक्ट में इसको कहेंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आप बात करेंगे कि इसके रेस्पेक्ट में इसको कहेंगे तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला, अगर इसके रेस्पेक्ट में इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि आपके हाइपरबोला दो हैं, दो नहीं बल्कि एक और होगा, उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तीनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में, तो इसको थोड़ी देर के लिए क्लियर कर देते हैं। तो आपने एक चीज देखी,
हालांकि अगर आपने पढ़ा होगा तो ये हाइपरबोला है। इस हाइपरबोला के अगर आपसे मैं कहूँ असिम्पटोट फाइंड आउट कीजिए, हालांकि आपको असिम्पटोट के बारे में जानकारी होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पोर्शन असिम्पटोट का थोड़ा आगे जाकर है, हायर क्लासेस में है। तो इसका अगर असिम्पटोट फाइंड आउट करूं तो इसके दो असिम्पटोट होते हैं, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0, और एक और होता है x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। तो ये इसके आपके दो असिम्पटोट हो गए। और ये असिम्पटोट क्या होते हैं? असिम्पटोट कुछ और नहीं बल्कि एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। ठीक है, तो फिलहाल हम इस इक्वेशन का डायग्राम बनाते हैं। तो आपने देखा मैंने x और y एक्सिस बना रखी है, इसको x कह दूं, इसको y कह दूं। हालांकि इनके पर्टिकुलर नेम है, उनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में कहा था कि एक पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है जो कि हमने डेफिनेशन में लिए थे, इसको मैंने S1 कहा और इस फिक्स पॉइंट को S2 कहा। और एक स्ट्रेट लाइन ली थी जो कि फिक्स थी, तो यहाँ पर दो ली हैं क्योंकि हम दो पॉइंट लिए हैं, दो स्ट्रेट लाइन भी कंसीडर की हैं। ये स्ट्रेट लाइन फिक्स स्ट्रेट लाइन है, इनको कहते हैं हम क्या चीज? इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स या फिर नियता। ठीक है, तो ये एक नहीं बल्कि दो हैं, एक ये है और एक ये है आपकी। और ये फिक्स पॉइंट S1 और S2 कंसीडर किए थे, इन फिक्स पॉइंट को कहते हैं हम फोकस। ठीक है, तो ये फिक्स पॉइंट आपके कहलाते हैं फोकस। और ये आपका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दो लाइंस का, इसको कहते हैं हम सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, ओ से इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। और एक चीज और नोट कीजिए कि आपके पास ये कर्व है। ठीक है, इस तरह से मैंने कर्व बनाए हैं, ये इस स्ट्रेट लाइन को या एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पॉइंट को कहेंगे हम वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। तो इसके दो वर्टेक्स हो गए, इसको अगर मैं ए कह देता हूं तो मैं इसको बी कह देता हूं। ठीक है, तो आपके पास दो वर्टेक्स हो गए, एक ए और एक बी। ठीक है, इनको वर्टेक्स से लिख देता हूं, इनको कहते हैं क्या? वर्टेक्स। इनके कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, आपको मैं समझाऊंगा कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। पहले इनके जो नेम है उनके बारे में बात कर लेते हैं। और एक चीज आप ये देखिए, तो इस एक्स एक्सिस को ये दोनों कर्व जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे उनको हमने वर्टेक्स कहा था। ठीक है, तो एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स आपका ये है, तो दो आपके पास वर्टेक्स हो गए। तो जो लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, AB लाइन सेगमेंट है, इतनी दूरी की हम बात कर रहे हैं, तो इस AB लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं क्या? ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट नेम हैं, एटलीस्ट एक बार आप उनको समझ लीजिए। जो एक्स एक्सिस पर जो लाइन है या लाइन सेगमेंट है बिटवीन द वर्टिसेस ए एंड बी, उसको क्या कहते हैं हम? ट्रांसवर्स एक्सिस। अब हम बात करते हैं इसकी एक और होती है, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। अब आप सोच रहे होंगे मैंने नाम तो लिख दिया पर रिप्रेजेंट तो की है, कौन सी कॉन्जुगेट एक्सिस है इसमें। ठीक है, तो उससे पहले कुछ और बताना चाहता हूं मैं आपको कि आपके पास ये वर्टेक्स थे दोनों, तो इन वर्टेक्स से अगर मैं एक ट्रायंगुलर शेप बनाना चाहूं या मैं आपसे कहूं कि आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और तब तक करते जाइए जब तक कि आप इस असमटूट से मीट ना कर जाएं। ठीक है ना, ये लाइंस को क्या कहते हैं? इन लाइंस को कहते हैं असमटूट। ठीक, एक असमटूट आपका ये है और एक असमटूट आपका ये है, तो ये आपके दो हो गए असमटूट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इनकी इक्वेशन लिखा रखी है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं डायरेक्ट कि इक्वेशन ऑफ असमटूट ऑफ हाइपरबोला क्या होती हैं। तो आप कहेंगे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0 और x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0 आपकी इक्वेशन ऑफ असमटूट होती हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो यहां क्लियर हो गया, इन दोनों लाइंस को हमने असमटूट कहा, इसको हमने डायरेक्ट्रिक्स कहा, इन दोनों लाइंस को, ये हमारे वर्टेक्स और ये हमारे फोकस हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कि
यहां से एक मैंने आपसे कहा कि जो वर्टेक्स है हमारे, उन वर्टेक्स से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं और तब तक करने हैं परपेंडिकुलर जब तक कि वो आपके असमटूट को इंटरसेक्ट ना कर दें। मैं रिपीट करता हूं, आपको अपने दोनों वर्टिसेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं और तब तक करते जाइए जब तक कि वो आपके असमटूट को इंटरसेक्ट ना कर दें। ठीक है, तो करते हैं। ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सिमिलरली यहां से ड्रॉ किया। ठीक है, मैंने उल्टा बनाया है, आपको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं ऊपर की तरफ और सेम नीचे की तरफ लेके आइए आप। और कब तक लाना है, जब तक कि आप असमटूट से इंटरसेक्ट ना कर जाएं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए दोनों वर्टिसेस से, और वर्टिसेस से इंटरसेक्ट करने के बाद हम देखते हैं इनको अगर मैं मिला दूं, ठीक है, इस तरह से, और इसको भी आगे इस तरह से मिला दूं, तो मैं देखता हूं मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप बना। आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से सुनिए, आपको जीवन में इससे सरल तरीके से कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने दोनों वर्टिसेस से अपने दोनों ही असमटूट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और तब तक किए जब तक कि वो असमटूट को इंटरसेक्ट ना कर दें। ठीक है, और जिन पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन्हीं पॉइंट को कंसीडर करते हुए एक रेक्टेंगुलर शेप बनाया मैंने, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो ये ए बी डिस्टेंस है। ठीक है, तो ए बी डिस्टेंस है या डिस्टेंस बिटवीन द बोथ वर्टिसेस क्या कहलाती है, आपकी लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस। वहीं हमने एक काम किया कि जो दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, या मैं आपसे कहूं ये डिस्टेंस के बारे में बात करूं, इसको सी कह दूं, इसको डी कह दूं, और इसको सी डैश और इसको डी डैश कह दूं, दोनों एक ही तो होंगी। तो जो आपकी सीडी डिस्टेंस होगी वो सीडी डिस्टेंस आपकी कहलाती है कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, यहां से निकल के आई आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस। आप चाहे सी आप यहां ले लीजिए, इसको सी और डी कह दीजिए, या इसको सी कह दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है ना, आपको कॉन्जुगेट एक्सिस को डायरेक्ट लिखा दिया जाता है, लेकिन कोई बताता नहीं है कि कॉन्जुगेट एक्सिस एक्चुअली ली कहां से जाती है, आती कहां से कॉन्जुगेट एक्सिस। क्योंकि लिस्ट के केस में बहुत ज्यादा सिंपल होता है कि आपने इस तरह से किया, इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस पे कब जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से आपने कह दिया कि ये डिस्टेंस आपकी मेजर एक्सिस हो गई और ये वाली आपकी माइनर एक्सिस हो गई। तो यहां तो आराम से मिल गई, लेकिन इसमें शेप जो है अनबाउंडेड है, ओपन शेप है। तो ओपन शेप में आप क्या करेंगे, आपको असमटूट ड्रॉ करने होंगे। ठीक है ना, असमटूट का इक्वेशन मैंने आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। तो इस तरह से आपको मिलती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, या फिर यहाँ पे मेजर और माइनर ना कह के यहाँ कहते हैं हम ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस होगी ए बी और कॉन्जुगेट एक्सिस होगी आपकी सी डी। अब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर इक्वेशन की कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस केस में हम पाते हैं क्या कि जो ए और बी लाइन है, तो ए वर्टेक्स ए था, तो ये a, 0 होता है इसका कोऑर्डिनेट, और वर्टेक्स बी है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं आपके माइनस का a, 0। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका ये a, 0 है तो सेम डिस्टेंस पे अपोजिट साइड में इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड में आप इसके कोऑर्डिनेट लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एक माइनस तो आ ही जाना है। तो ये a, 0 तो इसके कोऑर्डिनेट माइनस a, 0। सिमिलरली बात करते हैं हम अपनी फोकीज की, ये S1 है तो फोकीज के कोऑर्डिनेट होते हैं AE, 0। ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट सेम वैसे ही हैं जैसे कि इलिप्स में होते हैं, वही काम है हाइपरबोला में भी और वही रिप्रेजेंटेशन है हाइपरबोला में, बस इनके एक्सिस के नेम बदल गए हैं। तो ये अगर S1 AE, 0 है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड में आपका S2 हो जाएगा माइनस का AE, 0। अब हमने देखा हमारे वर्टेक्स हो गए, हमारे फोकीज हो गई, अब बचा क्या, बचा हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स।
दो डायरेक्ट्रिक्स हैं उनका इक्वेशन भी आप लिखिए। जैसे हमारे पास एक डायरेक्ट्रिक्स ये है तो इसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू ए अपॉन ई, और ये नेगेटिव x एक्सिस की साइड में है तो इसका हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन ई। ठीक है, और फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस इक्वेशन की कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको देख के ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर कुछ और नहीं बल्कि क्या होगा 0,0। ठीक है, तो थोड़ा सा इमेज कंजस्टेड हो गया क्योंकि मुझे असंतुलित बना के दिखाना था, आपको लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दिखानी थी। ठीक है, यहां से बात हुई AB की और इस AB को कहा हमने ट्रांसफर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है, A के कोऑर्डिनेट ये हैं, B के कोऑर्डिनेट ये हैं, तो हमें इन दोनों के बीच का ही तो डिस्टेंस चाहिए। तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? दिस माइनस दिस, तो आपका आ जाएगा 2A। ठीक, 2A। ठीक है, अब सिमिलरली अब बात करें CD की, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो होती है वो होती है आपकी 2B। A और B क्या है आप देख पा रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है 1 अपॉन ए स्क्वायर है और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है माइनस का 1 अपॉन बी स्क्वायर है। इक्वेशन आपको इसी फॉर्म में मिलेगा तो यहां से आप A और B इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 2A और 2B जो होगा आपका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, अब हम इसमें आगे बात करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि पहला बात करते हैं फोकस के बारे में। ये फोकस क्या है, तो आपके दो फोकस होंगे। ठीक है, आपका कोऑर्डिनेट होंगे AE, 0 और माइनस का AE, 0। इक्वेशन कौन सा है इसका? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस टाइप का कोई भी आपके पास हाइपरबोला है, हम बात कर रहे हैं इस हाइपरबोला की जिसका डायग्राम नीचे बना रखा है। तो इसके फोकस हो गए दिस A, 0 और माइनस AE, 0। अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूं तो इसके होंगे प्लस माइनस AE, 0। ये इसके हो गए फोकस। ठीक है, तो अब इसमें आगे बात करते हैं वर्टेक्स के बारे में। तो इसके दो वर्टेक्स होंगे, कौन कौन से? आपका होगा A, 0 और होगा आपका माइनस का A, 0। अगर दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं प्लस माइनस A, 0। ठीक है, तीसरी बात करते हैं हम इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स भी कितनी होंगी? दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी। इनके इक्वेशंस क्या होंगे? तो इनके इक्वेशंस जो होंगे वो होंगे x इज इक्वल टू a अपॉन ई और x इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन ई। और अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। ठीक है, अब बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में। वो क्या है? वो है हमारा सेंटर। सेंटर किसके इक्वल होता है? तो आपको पता होगा, सेंटर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं तो सेंटर आपका हमेशा ही होगा 0,0। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो आपने देखा आपके पास एक A है एक B है। ठीक है, और एक सबसे पहले जो मैंने आपको डेफिनेशन में कराया था वो थी आपकी E। तो उसके बीच में एक रिलेशन होता है A, B और E के बीच में एक रिलेशन होता है, जैसा कि इलिप्स के केस में हुआ करता था। सेम रिलेशन आपका हाइपरबोला के केस में है, बस फार्मूला थोड़ा सा अलग है। फार्मूला क्या है कि B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर टाइम्स E स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना कंपलसरी है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं इसेंट्रिसिटी के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो इसेंट्रिसिटी आपकी इस फार्मूले से ड्राइव होके आती है, क्या होगी? E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अपॉन, अब अपॉन में कौन सा लिखना है? जैसा कि मैंने आपको इलिप्स के केस में बताया था कि A स्क्वायर डिफरेंस B स्क्वायर अपॉन जो बड़ा हो उसका स्क्वायर। जैसे यहाँ पर था, अगर प्लस ले लूं मैं तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा इलिप्स का। और मैंने कहा था दो टाइप के इलिप्स होते हैं, पर एक होता है वर्टिकल और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल। तो मैंने कहा अगर ये हॉरिजॉन्टल है, A बड़ा है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा आपका A स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बड़ा छोटा देखा ही नहीं जाता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं किस चीज की? हम बात कर रहे हैं हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला के केस में छोटा या बड़ा नहीं देखते, हम देखते हैं क्या कि कौन पॉजिटिव है। ठीक है, कौन पॉजिटिव है।
यहाँ पे हम देखते हैं x पॉजिटिव है, तो जो x का होगा अपॉन में a स्क्वायर, वही आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब हम बात करेंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला के बारे में, तब आपका e का जो फॉर्मूला होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि सम तो सम है, उसको तो जैसा है वैसा ही रहना है, बस अपॉन में आ जाएगा आपका b स्क्वायर। कब? ये होगा आपका कॉन्जुगेट के लिए। अभी कॉन्जुगेट क्या होता है वो आगे आएगा, तब मैं आपको कराऊंगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए ई की वैल्यू ये होती है और सिंपल ये होती है। ठीक, हालांकि आपको इसको मैं आगे कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना जरूरी था क्योंकि आ रहा है, तो एक साथ कंफ्यूजन क्लियर हो जाए आपका, तो इसलिए एक साथ बताना जरूरी है। तो ये आपके 6 पॉइंट हो गए जो इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट आपको और रह जाता है, वो होता है आपका लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? कोई भी एक फोकल कॉर्ड हो जो कि परपेंडिकुलर हो किसके? आपके ट्रांसवर्स एक्सिस के। ठीक है, फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। अब मान लीजिए ये मेरी कोई भी एक फोकस है, यहां से एक फोकल कॉर्ड ड्रा करता हूं इस तरह से, जो कि परपेंडिकुलर है किस चीज के? ये आपके ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो ये आपका 90 डिग्री एंगल है, मतलब ये आपकी परपेंडिकुलर है। तो कोई भी एक ऐसी फोकल कॉर्ड जो कि आपकी परपेंडिकुलर हो ट्रांसवर्स एक्सिस के, तो उसको कहेंगे हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम या लेटस रेक्टम। तो अगर इसकी लेंथ को मैं L से रिप्रेजेंट कर दूं, आधा इधर L से रिप्रेजेंट कर दूं, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाती है 2L, और 2L इक्वल होता है किस चीज के? 2b स्क्वायर अपॉन a। किस केस में? जब आपका हाइपरबोला ये वाला हाइपरबोला है। ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला दूसरा होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हालांकि मैं इसको आगे लिखा दूंगा दोबारा से, यह जगह कम है। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया यहाँ पे लेटस रेक्टम आधी लेंथ को L और आधी लेंथ को L से रिप्रेजेंट किया, तो टोटल आपका जो नाभि लंब हो गया, एक ऐसा लंब जो कि पास हो रहा है या गुजर रहा है नाभि से, उसको कहेंगे नाभि लंब। या फिर ऐसी एक कोई फोकल कॉर्ड जो कि परपेंडिकुलर है ट्रांसवर्स एक्सिस पर, वो भी क्या होगी? वो भी होगा आपका लेटस रेक्टम। और इतनी अगर लेंथ को L से रिप्रेजेंट किया, इतनी L से रिप्रेजेंट किया, तो टोटल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी वो इक्वल होगी 2L के, और इसका फॉर्मूला इक्वल होता है किस चीज के? 2b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, आप इसको याद रखना, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जैसे मैंने 7वां पॉइंट लिखा। तो एक चीज मैं आपसे कहूं कि आपका ये ओ था, सेंटर के बारे में 2 डेफिनेशन होती हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इसका यूज जो है आप नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला में करेंगे। तो देख लेते हैं क्या है इसकी डेफिनेशंस या फिर क्या है इसकी प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वर्टेक्स के केस में। अगर आपके पास वर्टेक्स है तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी a है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी a है। इसका मतलब दोनों वर्टेक्स का जो मिड पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा? सेंटर। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस। क्या मैंने गलत कहा कुछ? दोनों वर्टेक्स का मिड पॉइंट क्या होगा? आपका सेंटर होगा। ठीक है ना? ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी दोनों फोकीज हैं, इन फोकीज की डिस्टेंस देखें, यहां से यहां तक की डिस्टेंस AE, ऐसे ही अपोजिट साइड में यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी? AE होगी। तो इन दोनों डिस्टेंसेस का अगर हम मिड पॉइंट देखें, अगर मैं कहूं कि मिड पॉइंट ऑफ S1 एंड S2, तो क्या होगा? वो भी होगा आपका सेंटर। मिड पॉइंट ऑफ फोकी। ठीक है, इन दोनों फोकीज का मिड पॉइंट भी आपका क्या होगा? सेंटर। इसका इस्तेमाल भर भर के किया जाएगा, लेकिन जब हम बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला के बारे में तब। अभी इसका इस्तेमाल कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपको मैं कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूं, तो एक बार आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। और एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, वो क्या है? सेंटर, हालांकि मैंने आपको सेंटर की डेफिनेशन कराई,
कि आपके पास सेंटर किस तरह से निकाल सकते हैं। जब हम बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स के बारे में, जब हम बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला के बारे में, तब जो आपको इक्वेशन गिवन होगा तो उस इक्वेशन को आप विदाउट मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज किए आप उसका सेंटर डायरेक्ट निकालेंगे। वो कैसे कि डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेवर एफ अपॉन डेवर वाई इज इक्वल टू 0। एफ क्या है? एफ आपकी इक्वेशन होगी जिसका आरएचएस जो है 0 होगा, उसको आप एफ से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो उसकी हेल्प से आप बहुत ही इजीली उसका सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में 9। तो वो क्या है? वो है कि डिस्टेंस बिटवीन फोगीज। ठीक है, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसका AE,0 कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट -AE,0 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका 2AE, जैसा कि आपका लिस्ट में था। सिमिलरली अपना नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, वो क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो दे रखी है उनके बीच का आपको डिफरेंस चाहिए होगा। जो आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे रखी हैं उनके बीच का अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा आपका 2A/E के इक्वल। ठीक है, के से याद रखना, बात हम कर रहे हैं इसकी, इसको मत भूलना। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या होगा? 2AE, और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? 2A/E। अगर मैं आपसे कहूं डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस क्या होगा? तो वो आपका होगा 2A। ठीक है, क्वेश्चन आपके इन 3 पॉइंट पर भी बनते हैं। आपको क्वेश्चंस इसी से दिए जाएंगे, उसके हेल्प से आप A, B और E अलग अलग फाइंड आउट करें, उसके बाद इन इक्वेशन में पुट कर दें A और B की वैल्यूज को, आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिल जाएगा। हमने अब तक बात की x² - y² - b² 1 टाइप के हाइपरबोला के बारे में, जिसका डायग्राम कुछ इस टाइप का था, जिसमें ए बी आपकी क्या थी? ट्रांसवर्स एक्सिस, और इस एक्सिस को मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया था, इसको हमने कहा था आपका कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस। अब उसी पर बेस्ड एक नया हाइपरबोला है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मैंने ऊपर लिख रखा है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, जिसका इक्वेशन होगा y² - x² - a² = 1। तो इसमें और इसमें दोनों में फर्क क्या है आप आसानी से देख सकते हैं। इस वाले में x² आपका पॉजिटिव है, लेकिन इस वाले में आपका y² पॉजिटिव है। ठीक है, अब पॉजिटिव आपको पता है, अगर कोई भी दो कर्व एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उस केस में स्लोप में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है कि दोनों कर्व का स्लोप होगा उनकी मल्टीप्लाई इक्वल होती है किस चीज के? -1 के। दैट इज m1 × m2 इज इक्वल टू होगा -1 के। तो कुछ आप इसको उसी तरह से रिलेट कीजिए, क्योंकि इसमें आपको वही करना है। तो पहले इसके बारे में बात करें तो हमने आपको बताया था कि जो कर्व है जिस एक्सिस पर बने होते हैं, या फिर जो कर्व एक्स एक्सिस या अपने एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करते हैं उनके बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये पॉइंट्स कहलाते हैं आपके क्या? वर्टेक्स। ठीक है, वही अगर हम क्या करें, इनको कर्व को यहां से मिटाकर अगर इस तरह से बना दें इस लाइन पर, तो क्या होगा? तो मैंने आपको सबसे पहले एक चीज बताई थी, जिस एक्सिस पर कर्व होगा वही आपका क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, अभी आपका कर्व यहां था, आपने 90 डिग्री रोटेट करके कर्व को क्या पहुंचा दिया? यहां पर। ठीक है, 90 डिग्री रोटेट करके आपने कर्व यहां पहुंचाया, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो पहले कॉन्जुगेट एक्सिस थी अब कैसे काम करेगी? वही एक्सिस आपका काम करेगी किस चीज का? ट्रांसवर्स एक्सिस का। तो आपकी ये वाली जो एक्सिस हो जाएगी इस केस में क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, और ये वाली फिर क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस।
तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है? तो यहाँ से कंक्लूजन आपका ये निकलता है कि पहले वाले का ट्रांसवर्स एक्सिस दूसरे वाले का कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा और पहले वाले का कॉन्जुगेट एक्सिस दूसरे वाले का ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा। सिमिलरली वैसे फॉर्मूला चेंज हो जाता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इस वाले का इक्वेशन है। तो अगर हम कॉन्जुगेट की बात करेंगे तो इसका इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि पॉइंट्स के बारे में भी बात करना जरूरी है। हमने देखा इनके कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको लिखाए थे कि बी में लिखाए थे। तो आपका इस केस में जो वर्टेक्स होंगे वो वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या? आपके हो जाएंगे 0, बी और 0, माइनस बी। ठीक है, तो ये आपके वर्टेक्स हो गए या वर्टिसेस हो गए किस चीज के? हाइपरबोला। कौन सा वाला? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। और ये S1 और S2 इसकी फोकिस हो जाएंगे, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इनके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, BE। ठीक है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, इसका मतलब ये हो जाएगा 0, माइनस का BE। ठीक है, आपको दोनों फोकस मिल गए, दोनों वर्टेक्स मिल गए। अब इसमें हम आगे बात करते हैं किस चीज की? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। ये लाइंस क्या है? ये लाइंस हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो इनके भी अपने इक्वेशंस होंगे, वो क्या है आइए बताता हूं कि ये वाली लाइन जो है इसका इक्वेशन हो जाएगा क्या? इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू बी अपॉन ई और इसका हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ई। ठीक है, तो आपको क्या मिला? फोकिस मिल गए, वर्टेक्स मिल गए, आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल गए और सेंटर। ऑब्वियस सी बात है, हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की, तो सेंटर क्या हो जाएगा? 0, 0। ठीक, सारी चीजें एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे फोकस की। तो फोकस क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा 0, प्लस माइनस BE। मैंने इन दोनों को अलग अलग ना लिखकर कंबाइन करके एक साथ लिख दिया है। बात करें वर्टेक्स की, वर्टिसेस क्या होंगे इसके? तो वर्टिसेस होंगे आपके प्लस माइनस 0, प्लस माइनस B। ठीक है, थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें डायरेक्ट्रिक्स, तो दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी इसकी, किसके इक्वल होंगी? इनके इक्वेशंस होंगे y इज इक्वल टू प्लस माइनस B अपॉन E। ठीक है, और अगर इसमें हम आगे बात करें सेंटर के बारे में, ठीक है, सेंटर तो बार बार बताने से अच्छा है एक बार मैं यहाँ पे आपको फिर से बता देता हूं। जैसे मैंने पहले लिखाया था आपको कि मिड पॉइंट ऑफ फोकस या मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस क्या होता है? आपका सेंटर होता है। इस केस में भी आपका सेम होना है, मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स ले लीजिए या मिड पॉइंट ऑफ फोकस ले लीजिए, क्या होगा आपका? सेंटर। और सेंटर निकालने का तरीका मैंने पहले भी बता चुका हूं आपको। फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इसका सेंटर होगा आपका O क्या होगा? 0, 0। अब बात करें इसके फिफ्थ पॉइंट के बारे में। जैसा कि इस केस में था आपका A, B और E में एक रिलेशन था, सिमिलरली इस केस में भी A, B और E में एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या होगा आइए मैं आपको बताता हूं। तो जो आपका A, B और E में रिलेशन था, इस केस में क्या था? इस केस में था B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर टाइम्स 1 E स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये था आपका इस केस में। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस केस की, तो इस केस में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? A और B के रोल जो है आपस में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी A और B के रोल तो आपस में चेंज हुए। जो ट्रांसवर्स एक्सिस थी वो आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई और जो कॉन्जुगेट एक्सिस पहले थी वो आपकी क्या हो गई? ट्रांसवर्स एक्सिस। तो देखा जाए आपके A और B के रोल चेंज हुए हैं, सेम यहाँ पर भी इसके रोल चेंज हो जाएंगे। तो आपका A और B और E में जो रिलेशन होगा वो होगा A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर टाइम्स E स्क्वायर माइनस 1। इंपॉर्टेंट है, ओके। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, वो क्या? इसेंट्रिसिटी। हालांकि इसको मैं पहले भी लिखा चुका हूं, लेकिन लिखाना यहाँ जरूरी है। वो क्या? E इक्वल होगा किस चीज के? स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सम तो आपको लेना ही लेना है। प्लस मैंने आपको बताया था अपॉन में आपको वो चीज लेनी है जो आपकी पॉजिटिव है। जैसे इस केस में क्या था? इस केस में मैंने E की वैल्यू आपको लिखाई थी स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, क्योंकि आपका X पॉजिटिव था। लेकिन इस केस में आपका
और y पॉजिटिव है, इसका मतलब आएगा अपॉन में b स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा, ये फार्मूले आपके टिप्स पर होना चाहिए। बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो वो क्या है, वो है आपका लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम सिमिलरली उसकी डेफिनेशन वही है, कोई भी एक फोकल कॉर्ड है जो कि परपेंडिकुलर है किसी इसके ट्रांसवर्स एक्सिस के। जैसे यहाँ पर कोई भी फोकल कॉर्ड था, परपेंडिकुलर था ट्रांसवर्स एक्सिस के, ऐसी एक यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए आप। तो ये अगर L है, इसको भी L कह दूं, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगी आपकी किसके इक्वल, 2L के, और इसका फॉर्मूला होगा 2a स्क्वायर अपॉन b। ठीक है, इस केस में क्या था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो थी आपकी 2b स्क्वायर अपॉन a। अपॉन में कौन आना है, जो पॉजिटिव है, अपॉन में कौन आना है, जो पॉजिटिव है। यहाँ पर भी वही, अपॉन में कौन सा आना है, जो पॉजिटिव है, यहाँ पर भी वही, अपॉन में कौन सा आना है, जो पॉजिटिव है। क्योंकि आप अगर एक दूसरे को रिलेट नहीं करेंगे तो इतने सारे फार्मूलास होते हैं मैथमेटिक्स में, कहाँ तक याद करेंगे। अगर आप इनको एक दूसरे से रिलेट करके चलेंगे तो आप इसको इजीली और लॉन्ग टाइम तक याद कर पाएंगे। अब हम इसमें आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो वो क्या, आपसे कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ बताइए, तो क्या होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी CD होगी और इक्वल होगी किसी इसके 2b के। और आपसे पूछेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगी, तो कॉन्जुगेट एक्सिस अगर आप AB से रिप्रेजेंट करें तो ये इक्वल होगी आपकी 2a के। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल होगी 2b के, कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल होगी किसी इसके, कॉन्जुगेट एक्सिस आपकी इक्वल होगी 2a के। ठीक है, और बाकी पॉइंट्स तो आपको पता ही है कि जो सेंटर होगा वो दोनों फोकस का मिड पॉइंट होगा और दोनों वर्टेक्स का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ तो आपका इन दोनों डायग्राम्स के हेल्प से मैं आपको समझा ही चुका हूं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो टर्म्स थे मैं आपको लिखा चुका हूं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, कहा जाए तो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, वो भी लिखाना जरूरी है, तो आइए उनके बारे में भी बात करते हैं। तो पॉइंट्स क्या हैं, एक पॉइंट जो है आपसे अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, वो क्या कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसकी इसेंट्रिसिटी अगर इवन है और एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला और है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा, वो होगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इसकी इसेंट्रिसिटी E2 है तो एक रिलेशन जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका रिपीट हो जाता है, वो क्या है, वो है आपका कि 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के। ठीक है, ये रिजल्ट आपके टिप्स पर होना चाहिए, कभी भी कहीं भी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये और ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। बताने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूं, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो इनकी इसेंट्रिसिटीज के बीच में एक रिलेशन होता है, वो ये है 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हालांकि आप इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करना इतना जरूरी नहीं है। एक पॉइंट आपसे और पूछा जाता है, वो क्या है कि 2 हाइपरबोलाज आर सेड टू बी सिमिलर। ठीक है, मान लीजिए ए हाइपरबोला और ए हाइपरबोला है, कोई आपसे कहते हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं, तो कंडीशन क्या होगी, तो इसकी दो कंडीशन होती है, वो क्या, पहली ये होगी आपकी कि ये इसेंट्रिसिटीज जो हैं, इसकी इसेंट्रिसिटी और इसकी इसेंट्रिसिटी क्या हो जाए, सेम, E1 एंड E2 आर इक्वल और सेम। ठीक है, तब आप कहेंगे कि दोनों हाइपरबोला क्या हैं, आपके सिमिलर होंगे। और अगर आपके जो डायरेक्ट्रिक्स के हैं इक्वेशंस,
तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी अगर आपके सेम हो जाएं तब भी आप क्या कहेंगे कि दोनों हाइपरबोला आपके कैसे हैं, सेम है या सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी पूछे जाते हैं, लिखाना आपको जरूरी था इसलिए मैंने आपको लिखा दिया। अब हम इसमें आगे बात करते हैं ऑक्सिलरी सर्किल के बारे में, जैसा कि आपने लिखा हुआ देख रखा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हम बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइप के हाइपरबोला के बारे में, ठीक है, तो क्या, जैसा कि डायग्राम मैंने बना रखा है कि आपके जो वर्टेक्स हैं ए और बी, ठीक है, तो उन वर्टेक्स या मैं कहूं जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइप के हाइपरबोला की, तो उस अगर ट्रांसवर्स एक्सिस को एज अ डायमीटर कंसीडर करते हुए मैं ओ को सेंटर मान के एक सर्किल को ड्रा करूं तो वो सर्किल क्या कहलाएगा, मेरा ऑक्सिलरी सर्किल। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सिलरी सर्किल है उसकी रेडियस जो होगी किसके इक्वल होगी, अगर मैं आर से रिप्रेजेंट करूं तो ये होगी किसके इक्वल, ए के इक्वल, क्योंकि ये लेंथ भी ए होती है और ये लेंथ भी ए होती है। वजह क्योंकि आपके वर्टिसेस जो होते हैं वो होते हैं -a,0 और a,0। ऑब्वियस सी बात है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ए होगा और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी आपका ए होगा, और हमने तो इसको एज अ डायमीटर कंसीडर किया था ऑक्सिलरी सर्किल बनाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सिलरी सर्किल की आपकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, ए। तो इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी, ठीक है, हमें मालूम है सेंटर क्या है इसका, सेंटर तो ऑब्वियस सी बात है 0,0 होगा और रेडियस किसके इक्वल है, ए के। ठीक है, तो आपका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये ऑक्सिलरी सर्किल का कॉन्सेप्ट था, आपको बताना जरूरी था, इसलिए ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब अगर आपके माइंड में एक आइडिया और आए कि चलिए ये तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टाइप का कोई भी हाइपरबोला था, और अगर गलती से हाइपरबोला आपको इसकी जगह पर ये वाला आ जाए तब क्या करेंगे आप, तो इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर, इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तब क्या करेंगे आप, तब आप ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होगा किसी इसके, बी स्क्वायर के। ठीक है, तब आप इस ट्रांसवर्स एक्सिस को एज अ डायमीटर कंसीडर करके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से, तब आपका ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा बी, तो आपकी रेडियस इसके इक्वल होगी बी के, तो आपका इक्वेशन ये हो जाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो लेंथी जरूर होगा, लेकिन एक वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट देना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए मेरी कोशिश की, मैंने थोड़ी मेहनत की है जिससे कि आप लोगों के लिए सिंगल वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दूं, जिससे कि आपके अगले वीडियो में आपकी प्रैक्टिस कराई जाए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड अदर क्वेश्चंस। अब हम इसमें आगे बात करते हैं, और आज के वीडियो का ये लास्ट टॉपिक रहेगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस जो है काफी टाइम्स पूछे जाते हैं, इसके स्टैंडर्ड्स इक्वेशंस हैं उससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। वो क्या है, आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आपने आज 3 टाइप के हाइपरबोलास को पढ़ा, एक तो सिंपल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को, दूसरा कॉन्जुगेट हाइपरबोला वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को, और तीसरा आप पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, आपने बाकी की जो हाइपरबोला पढ़े थे उसमें डायग्राम कुछ इस टाइप का था, कुछ ए और बी हुआ करते थे, जिसमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती थी, वो हुआ करती थी आपकी 2a, और कॉन्जुगेट एक्सिस हुआ करती थी 2b। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, तो अगर जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस a इसके कोऑर्डिनेट a,0, इसके कोऑर्डिनेट -a,0, ठीक है, तो जो a और b है अगर इक्वल हो जाए, कैसे भी करके a और b इक्वल हो जाए, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइप का हाइपरबोला है,
उसमें अगर a और b इक्वल हो जाए तो आप पाएंगे क्या, आप पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या कहूं मैं इज इक्वल टू बी स्क्वायर, क्योंकि a और b तो दोनों इक्वल हैं। तो क्या हो जाएगा, तो आपका ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, तो इस इक्वेशन को कहते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हाइपरबोला तो है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ इक्वल हो जानी है। जितना ये है उतना ही ये है। मैंने आपको शुरू में दिखाया था डेफिनेशन में, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप बना के दिखाया था। अब वो शेप रेक्टेंगुलर नहीं रहेगी, बल्कि वो हो जाएगी स्क्वायर शेप। जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये। तो इस टाइप का कोई भी हाइपरबोला होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसकी जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ये होगी। तो एक बात मैं आपसे कहूं कि हमेशा इक्वेशन यही आएगी, जी बिल्कुल नहीं। आपको एक एग्जाम में इक्वेशन और लिखी हुई मिलती है, वो क्या है, वो आपको मिलेगी एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर टाइप की। ठीक है, या सी हो या सी स्क्वायर हो, जो भी हो, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर टाइप का एक इक्वेशन होगा, तो वो भी आपका रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट आप इजीली समझ चुके होंगे, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो आपसे अक्सर पूछा जाता है और कैंडिडेट क्या करते हैं, उसी में इसको गलती करते हैं। वो क्या कि आपसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहेगा तो आप सॉल्व मत कीजिए, डायरेक्ट a इज इक्वल टू बी कर दीजिए। ठीक है, या मान लीजिए a इज इक्वल टू बी करेंगे तो आपको एक रिलेशन पता है क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आपने ए और बी इक्वल कर दिए, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1। इससे ये कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1, या मैं कहूं ई स्क्वायर की वैल्यू 2, या मैं यहां से कहूं ई की वैल्यू क्या होगी, √2। ठीक है, तो बस यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपको बताने का कि आपकी दो कंडीशन होती हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, कि क्या अगर a इज इक्वल टू बी हो जाए तब भी आपका कहलाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और अगर आपकी e की वैल्यू कह दे √2 है। ठीक है, अगर आपसे कह दे क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू √2 है, तो आप समझ जाना ये बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, क्योंकि इसके अलावा और कोई हाइपरबोला नहीं होता है जिसकी वैल्यू √2 हो जाए e की। ठीक है, तो a इज इक्वल टू बी हो या e इज इक्वल टू √2 हो, एक ही बात है। इस केस में आपका क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपके जो कंफ्यूजन होंगे मैंने क्लियर कर पाया होऊंगा। कोशिश तो मैंने पूरी की है अपनी तरफ से आपको समझाने की। अगर आपको कोई कमी लगे तो प्लीज अपने सुझाव कमेंट में जरूर दीजिएगा, जिससे मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं और आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि पढ़ाते हुए मेरा मन नहीं करता कि आपसे बार बार कहूं कि आप शेयर कीजिए या सब्सक्राइब कर दीजिए। इसलिए या तो मैं आपसे वीडियो के शुरू में कहूंगा या आपको वीडियो के बाद में कहूंगा, बीच में कहने का कोई मतलब नहीं है। बाकी आप समझदार हैं, चाहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं तो यही चाहूंगा कि आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।